बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम थोड़े से पैरामीटर्स की जो ऑप्शन हैं डिफरेंट कि हम किस तरीके से पैरामीटर्स को सेंड कर सकते हैं फंक्शंस में, उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक कोड था, लास्ट टाइम हमने किया था एडिशन का, बड़ा सिंपल सा कोड था। उसको ज़रा पिक करके बोर्ड पे लेके आते हैं। ओके, और ये कोड करवा क्या रहा है? ये बेसिकली हमारे पास दो नंबर्स को ऐड करवा रहा है, दो नंबर्स की एडिशन करवा रहा है। और इन एडिशंस को यूज़ किस तरह करवा रहा है? वो इन एडिशन को करवाने के लिए वो बेसिकली मेन से दो नंबर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी मेन से दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है और उन पैरामीटर्स के ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके कुछ रिज़ल्ट रिटर्न कर रहा है। ज़रा इसकी डिस्कशन शुरू करते हैं। जो मैंने ए और बी बनाया, ये बेसिकली मेन के वेरिएबल हैं और इनका स्कोप क्या है? जब तक आपके पास मेन का स्कोप है, यानी जब तक आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, जब तक मेन चलता रहेगा तब तक ए और बी मेमोरी में क्रिएटेड रहेंगे। लेकिन जब मैं इन ए और बी को एक फंक्शन ए ऐड में पास कर देता हूँ तो फंक्शन में जाके जो ए है वो num1 के ऊपर मैप होता है, जो बी है ए जो है वो num1 में मैप हो रहा है, बी जो है वो num2 में मैप हो रहा है। लेकिन ये जो num1 और num2 हैं, इनकी जो लाइफ स्पैन है, इनका जो स्कोप है वो बेसिकली ऐड का फंक्शन है। जैसे ही ऐड का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, मेमोरी से नंबर 1 और नंबर 2 टेम्परेली क्रिएट हुए होंगे। जैसे ही ऐड का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, नंबर 1 और नंबर 2 मेमोरी से डिलीट हो जाएंगे। आपको इन स्कोप के वेरिएबल के स्कोप्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। जो मेन के वेरिएबल जितने भी आप बनाएंगे वो उनका स्कोप मेन का स्कोप है, और जो फंक्शंस के अंदर आप वेरिएबल्स बनाएंगे वो बेसिकली फंक्शंस के अंदर भी जो बनाएंगे और फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर के तौर पे एक्सेप्ट भी कर रहे होंगे, उन तमाम वेरिएबल्स की जो लाइफ है वो बेसिकली इस फंक्शन की लाइफ पे डिपेंडेंट है। फंक्शन क्लोज हो जाएगा, रिटर्न कर देगा, आपके पास जो फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स बने हुए हैं वो भी रिटर्न कर जाएंगे। आई एम सॉरी, रिटर्न नहीं, जो मेन जो ऐड के फंक्शन के वेरिएबल्स होंगे, जब ऐड का फंक्शन बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो वेरिएबल्स तमाम डिलीट हो जाएंगे मेमोरी से, क्योंकि उनका स्कोप जो होगा वो ख़त्म हो चुका होगा। अब आप चेक करें कि हमारे पास जो ऐड का फंक्शन है, जब ये कॉल हो रहा है तो वो बेसिकली दो वेरिएबल्स को सेंड कर रहा है, एक ए को और एक बी को, और ये दोनों वेरिएबल्स मेन के वेरिएबल्स हैं। ये जो पैरामीटर, जब आप आर्गूमेंट, इनको आर्गूमेंट भी कह सकते हैं, ये पैरामीटर्स भी, ये पैरामीटर सेंड हो रहे हैं या आर्गूमेंट सेंड हो रहे हैं, ये बेसिकली एक्चुअल आर्गूमेंट्स कहलाते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स। और जब ये एक्चुअल पैरामीटर्स फंक्शन के अंदर जाके मैप होते हैं, जिस तरह इस फंक्शन के अंदर मेरे पास नंबर 1 है और नंबर 2 है, तो ये मेरे पास फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाएंगे। जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल किया करेंगे, तो जब आप फंक्शन जब कॉल करेंगे और कॉलिंग के वक्त जो आप पैरामीटर्स भिजवा रहे हैं वो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, और जिस फंक्शन के अंदर आप कॉलिंग करके गए हैं उस फंक्शन के अंदर जो आप पैरामीटर्स को क्रिएट कर रहे हैं वो बेसिकली आपके फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। जो हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वो बेसिकली उस फंक्शन के होंगे जहां से आप अपना डिज़ायर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और फॉर्मल पैरामीटर्स वो होंगे जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं। और ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि मेन ही हमेशा कॉलिंग फंक्शन नहीं हो सकता, यानी मेन के अलावा भी फंक्शन हो सकते हैं जिसको आप कॉल कर सकते हैं। यानी पॉसिबिलिटी है कि मेन जो है वो बेसिकली फंक्शन 1 को कॉल करे और फंक्शन 1 जो है वो फर्दर फंक्शन 2 को कॉल कर ले। अब मेन से जब आप आर्गूमेंट भेजेंगे तो वो मेन के एक्चुअल आर्गूमेंट होंगे, और जब आप फंक्शन 1 में जाएंगे तो फंक्शन 1 के फॉर्मल आर्गूमेंट बन जाएंगे। इस तरीके से जब आप फंक्शन 1 से फंक्शन 2 को कॉल करेंगे तो जब फंक्शन 1 से आप जो पैरामीटर्स भेज रहे होंगे वो फंक्शन 1 के एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे, और जब आप उसको सेंड करेंगे तो वो फंक्शन 2 के फॉर्मल पैरामीटर्स हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि फंक्शन 2 रिटर्न करेगा फंक्शन 1 में, और फंक्शन 1 रिटर्न कर सकता है अपनी कॉलिंग फंक्शन
जिसने उसको कॉल किया होगा मेन के अंदर। और एक और कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी फंक्शन मेन को कॉल नहीं कर सकता। मेन जो है वो सबको कॉल कर सकता है, लेकिन कोई भी फंक्शन मेन को कॉल नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल को आप ऐसे समझ लें कि मेन इज जस्ट लाइक अ दादा अबू, और जो दादा अबू हैं वो किसी भी बच्चे को कॉल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा दादा अबू को कॉल नहीं कर सकता। सो लेट्स स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। लेट मी गेट रिड ऑफ दिस थिंग। इमेजिन, ज़हन में रखिएगा कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। ओके, सो ये एक सिंपल सा कोड है। इस कोड को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इस कोड को बोर्ड पर लेके आते हैं। राइट, सो मेरे पास ये मेन से शुरू करते हैं, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेन जो होगा वो एक ऐसा फंक्शन है जिससे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होनी है। सो अगर आप देखें तो मैंने सबसे पहले एक प्रोटोटाइप दी है फंक्शन की, और इस फंक्शन की प्रोटोटाइप में मैंने लिखा है कि मेरे पास एक स्वैप का फंक्शन होगा जो कि 2 इंटीजर्स को एक्सेप्ट किया करेगा और कुछ रिटर्न नहीं किया करेगा। ये मेरे पास स्वैप के फंक्शन की प्रोटोटाइप है। दिस वन इज स्वैप फंक्शन, दैट वन इज द रिटर्न टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, और ये जो है इंटीजर नंबर 1 और नंबर 2 ये बेसिकली इसके पैरामीटर्स हैं। सो एक वेरिएबल बनाया ए के, लेट्स ट्राई टू मेक दैट वेरिएबल्स इन मेमोरी एज वेल। सो मेरे पास मेमोरी के अंदर ए बना, उसकी वैल्यू है 10। फिर मेमोरी के अंदर बी बना, उसकी वैल्यू है 20। उसके बाद मैंने स्वैप के फंक्शन को कॉल किया। अब ए और बी जो हैं, डोंट फॉरगेट कि ये ए और बी जो हैं मेरे पास ये मेरे बेसिकली एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। जब ये कॉल स्वैपिंग के फंक्शन की कॉलिंग में जाएंगे तो स्वैपिंग के फंक्शन में 2 वेरिएबल्स बन रहे हैं। एक वेरिएबल का नाम है नंबर 1 और दूसरे वेरिएबल का नाम है नंबर 2। जो ए है वो मैप होके आ रहा है नंबर 1 के अंदर और बी मैप होके आ रहा है नंबर 2 के अंदर। सो जो एक्चुअल पैरामीटर है ए, उसकी वैल्यू सेव हो रही है नंबर 1 में। सो नंबर 1 सपोज टू बी 10। इस तरीके से जो बी है उसकी वैल्यू शिफ्ट होके आ रही है नंबर 2 में, तो नंबर 2 जो होगा वो मेरे पास 20 होगा। सो ये जो मेरे पास 2 वेरिएबल हैं जो ग्रीन से लिखे हैं ए और बी, ये बेसिकली इस प्रोग्राम के एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, और नंबर 1 नंबर 2 बेसिकली मेरे फंक्शन के वेरिएबल्स हैं, फॉर्मल वेरिएबल्स हैं। जैसे ये फंक्शन डिलीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिटर्न कर देगा, या रिटर्न नहीं करेगा तो इसकी जो ब्रैकेट है वो आ जाएगी। सो इन आइदर केस आपके पास ये वेरिएबल नंबर 1 नंबर 2 जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। फिर जैसे आप फंक्शन में आए, फंक्शन के अंदर मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम है टेम्प। तो लेट्स ट्राई टू मेक अनदर वेरिएबल टेम्प, और उसकी वैल्यू है हमारे पास 0। अब ये इस चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आपने एक्चुअल पैरामीटर से आपने वैल्यूज़ भिजवा दी हैं, यानी ए की वैल्यू भिजवाई है और बी की वैल्यू भिजवाई है। ए की वैल्यू 10 थी, वो मैंने नंबर 1 में भिजवा दी। बी की वैल्यू 20 थी, वो मैंने नंबर 2 में भिजवा दी। सो मेरा इस ए और बी के साथ अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस स्वैप के फंक्शन का इस ए और बी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिवाय इसके कि जो इस ए और बी ने अपनी वैल्यूज़ स्वैप के फंक्शन को दी हैं। अब होगा क्या कि मैंने टेम्प इज इक्वल टू 0 किया है, उसके बाद मैंने इनको चेंज करने की कोशिश कर दी है, स्वैप करने की कोशिश की है, और स्वैप करते वक्त मैंने क्या किया है कि मैंने ए को और बी को नंबर 1 और नंबर 2 को आपस में स्वैप कर दिया है। सो पहले टेम्प हो जाएगा नंबर 1, तो इसका मतलब है टेम्प हो जाएगा 10। उसके बाद नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, दैट मीन्स दिस 10 इज इक्वल टू 20, and then number 2 is equal to 10, so this 20 is equal to 10। लेकिन माइंड दैट कि ये जितनी भी आपने अपडेशन की है, ये सारी अपडेशन इसका जो एक्चुअल पैरामीटर्स थे उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो आपने स्वैपिंग की है ये आपने
स्वैप के फंक्शन के वेरिएबल्स के अंदर कर दी है, लेकिन आपने मेन के वेरिएबल्स के अंदर इसकी स्वैपिंग नहीं की। और मेन के वेरिएबल के अंदर स्वैपिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि बेसिकली जब आपने एक्चुअल आर्गूमेंट मांगे हैं तो आपने एक्चुअल आर्गूमेंट की वैल्यू मांगी है। अगर आप एक्चुअल आर्गूमेंट्स की वैल्यू मांग रहे हैं तो फिर एक्चुअल आर्गूमेंट को चेंज करने के आपके पास ऑप्शन नहीं है। और ये पर्टिकुलर सिनेरियो जो है इसको कहते हैं भी पास बाय वैल्यू है। जब भी आप आर्गूमेंट को पास करेंगे इस तरीके से कि आप एक्चुअल आर्गूमेंट की वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर उनको हम पास बाय वैल्यू कहा करेंगे। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि मेन के वेरिएबल्स को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे, मेन के वेरिएबल्स के अंदर किसी किस्म की कोई आपने चेंजेस नहीं की। इसी प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, अगर हम वापस आएँ कंपाइलर के ऊपर और मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, माइंड दैट के ए जो है वो 10 है, बी जो है वो 20 है, ए और बी को मैंने स्वैपिंग को भेजा। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि जो ए और बी हैं वो आपस में स्वैप हो जाने चाहिए, लेकिन वो ए और बी आपस में स्वैप नहीं होंगे क्योंकि ए बाई वैल्यू पास किया गया है, बी बाई वैल्यू पास किया गया है। तो जो स्वैपिंग हुई है वो बेसिकली हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर हुई है, ना कि एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर। सो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी हमारे पास ए और बी की वैल्यू क्या प्रिंट होती है। सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ए 10 है और उसके बाद बी जो है वो 20 है। हालांकि मैंने इनको स्वैप करने की कोशिश की है, लेकिन हुआ ये है कि जो स्वैपिंग हुई है वो बेसिकली एक्चुअल पैरामीटर्स में नहीं हुई, वो फॉर्मल पैरामीटर्स में हो गई है। और जो फॉर्मल पैरामीटर्स में स्वैपिंग हुई थी नंबर 1 और नंबर 2 में, वो जैसे ही स्वैप का फंक्शन ख़त्म हो गया, वापस आप मेन में आए तो वो स्वैप के जितने भी वेरिएबल्स थे वो डिलीट हो गए और अब आप मेन में उनको एक्सेस नहीं कर सकते। सो इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो होंगे वो इसी तरीके से होंगे जिसके अंदर आप पास बाय वैल्यू को यूज़ कर दिया करेंगे। पास बाय वैल्यू का मतलब है कि आपके जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, आप जितना भी काम करवा रहे हैं वो आपने बेसिकली फॉर्मल वेरिएबल्स में करवा दिया है। इस एग्जांपल को समझने के लिए ऐसा करें कि लेट्स से मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लास में अगर 50 बच्चे, मैं चाहता हूँ वो उस मेन पेपर के ऊपर कोई काम ना कर सकें। तो मैंने क्या किया, मैंने उस मेन पेपर की 50 फ़ोटोकॉपीज़ करवा ली हैं और इंडिविजुअली बच्चे को एक एक फ़ोटोकॉपी दे दी है। अब वो बच्चा उस फोटोकॉपी के ऊपर जो भी करेगा उससे मेरा मेन पेपर जो होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा। सो ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है, इस सिनेरियो को C++ के अंदर पास बाय वैल्यू कहते हैं। ये पैरामीटर्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो बेसिकली कहलाती है पास बाय रेफरेंस। आप उसको देखने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी क्लियर दैट बोर्ड। ओके, उसी कोड को वापस लिखते हैं। सो वी नो कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। एक वेरिएबल दोनों वेरिएबल जो हैं वो स्वैप के फंक्शन को पास किए जा रहे हैं और स्वैप के फंक्शन उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें कोई ऐसा मेथड पता होना चाहिए जिसके अंदर हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं इस स्वैप के वेरिएबल के, वो किसी तरीके से जो चेंजेस करवाएं इस फंक्शन की बॉडी में वो रिफ्लेक्ट हो सकें आपके पास एक्चुअल पैरामीटर्स के ऊपर। यानी मेरे पास अभी जो इसकी मेमोरी डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास एक ए बना हुआ है, उसकी वैल्यू जो है वो 10 है। एक बी बना हुआ है, उसकी वैल्यू जो है वो 20 है। और जब मैं अपने दूसरे पैरामीटर्स के ऊपर आता हूँ, इस फंक्शन के पैरामीटर्स के ऊपर, तो मेरे पास जो नंबर 1 है, मैं ए की वैल्यू नहीं रखना चाह रहा। मैं किस तरीके से ऐसा काम करवाना चाह रहा हूँ कि जो भी मैं नंबर 1 के अंदर काम करवाऊँ वो बेसिकली इनडायरेक्टली ए के ऊपर जाके काम हो। इसी तरीके से जो भी काम मैं बी के ऊपर करवाना चाह रहा हूँ वो जो भी काम मैं नंबर 2 के ऊपर करवाना चाह रहा हूँ वो सारा काम बेसिकली मेरे पास जो हो वो बी के ऊपर हो। सो दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इज नोन एज पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या है कि आप चाहते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो बेसिकली
एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू को चेंज कर सके। यानी इन आर पर्टिकुलर एग्जांपल जो मेरे पास स्वैप का फंक्शन है वो चेंज कर सके मेन के वेरिएबल्स को, जो कि मेन के वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ए और बी, और वो स्वैप के लिए बेसिकली एक्चुअल पैरामीटर्स है। सो इस फंक्शन में थोड़ी सी चेंजेस करने की कोशिश करते हैं और इसका सिंटेक्स समझने की कोशिश करते हैं। आपने करना क्या है कि आपने जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, आपने इंटीजर उसकी डेटा टाइप के बाद आपने एंड साइन लगाना है। इस एंड साइन का मतलब ये है कि जो ये नंबर 1 आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि फॉर्मल पैरामीटर है, जब भी मैं इसमें कोई चेंजेस करूँगा तो वो अपने इस फॉर्मल पैरामीटर्स को चेंज करने के बजाय अपने एक्चुअल पैरामीटर में चेंज करेगा। इनडायरेक्टली जब मैं नंबर 1 में मैं जो चेंज करूँगा वो बेसिकली ए में चेंज हो रहा होगा। इसी तरीके से मैं बी के साथ भी एंड साइन लगाता हूँ। इस एंड साइन का मतलब ये है कि नंबर 2 जो कि फॉर्मल पैरामीटर है स्वैप का, मैं इस नंबर 2 को चेंज करूँगा जब भी अपने फंक्शन के अंदर, तो मैं बी की वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूँ क्योंकि बी बेसिकली इस फंक्शन का एक्चुअल पैरामीटर है। और इसी तरीके से सेम क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड साइन इंट्रोड्यूस किया है तो जो मेरी प्रोटोटाइप है इस फंक्शन की, इसके साथ भी मुझे फिर एंड साइन लगाना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट होंगे ये बेसिकली इस तरीके से एक्सेप्ट होंगे कि ये पास बाय रेफरेंस हैं, पास बाय वैल्यू नहीं है। सो यही चेंजेस हम जाके प्रोग्राम में करने की कोशिश करते हैं। सो मेरे पास जो डाटा प्रोटोटाइप है उसमें मैं एंड साइन को इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मैं 2 वेरिएबल्स इस फंक्शन को भेजा करूँगा, लेकिन मैं फंक्शन को अलाउ कर रहा हूँ कि वो अपने एक्चुअल जो पैरामीटर्स हैं उनको भी चेंज करने की कैपेसिटी रख सकता है या रख लेगा। So, इसी तरीके से यहाँ पे भी आप एंड साइन लगाएं, इसको सेव करते हैं, एक्सिक्यूट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मेन के अंदर ए और बी स्वैप हुए हैं या नहीं हुए। माइंड दैट कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। सो लेट्स सी कि ये क्या आउटपुट देता है। सो यू कैन सी कि उसने ए की वैल्यू को 20 कर दिया है और बी की वैल्यू को 10 कर दिया है। बेसिकली मेन ने अलाउ किया है, मेन हमारा कॉलिंग फंक्शन है इस एक पर्टिकुलर एग्जांपल में, उसने अलाउ किया है स्वैप के फंक्शन को जो कि हमारा कॉल्ड फंक्शन है, कि उस मेन ने उस अपने कॉल्ड फंक्शन को अलाउ किया है कि जो एक्चुअल पैरामीटर मैं आपको दे रहा हूँ आप उस एक्चुअल पैरामीटर के अंदर भी चेंजेस कर सकते हो। और उस एक्चुअल पैरामीटर के चेंजेस करने के लिए तरीकाकार क्या है, या पास बाय रेफरेंस का तरीकाकार क्या है कि आपको एंड साइन लगाना पड़ा करेगा अपने डेटा टाइप के बाद। पर ये जो एंड साइन है ये बेसिकली फॉर्मल पैरामीटर्स को इस काबिल कर देगा कि वो एक्चुअल पैरामीटर्स को अपडेट करवा सके। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको स्पेस देना ज़रूरी नहीं है, आप इंटीजर डेटा टाइप के साथ फ़ौरन बाद भी एंड साइन लगा सकते हैं और यहाँ भी एंड साइन लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कोई एरर नहीं है। सो कम बैक टू द बोर्ड। अगर पास बाय रेफरेंस आपने तब यूज़ किया करना है जब आप चाहते हैं कि आप एक्चुअल पैरामीटर्स में चेंज करने की कोशिश करें। पास बाय वैल्यू तब करना है जब आप चाहते हैं कि आपके एक्चुअल पैरामीटर डिस्टर्ब ना हो। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, मेन कॉन्सेप्ट हैं। हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफरेंट होगी, हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए फंक्शंस डिफरेंट होंगे और हर फंक्शंस के लिए उसकी पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट हो सकती हैं। और हर पैरामीटर के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस पैरामीटर के लिए आप अलाउ कर रहे हैं कि वो पास बाय वैल्यू होना चाहिए या पास बाय रेफरेंस होना चाहिए। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम वेरिएबल जो पैरामीटर के तौर पे पास हो रहे हैं वो एक ही तरीके से हो रहे हों। यानी ऐसा हो सकता है कि मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं, लेट्स सी एक ऐसा फंक्शन है फॉर एग्जांपल वो फ्लोट रिटर्न कर रहा है, लेट्स कॉल इट फंक्शन, और वो एक इंटीजर टाइप वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहा है, लेट्स कॉल इट ए, और एक फ्लोट टाइप वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहा है, लेट्स कॉल इट बी। लेकिन जो बी है वो बी बेसिकली एक्सेप्ट कर रहा है पास बाय रेफरेंस और ए एक्सेप्ट कर रहा है पास बाय वैल्यू। सो ये पॉसिबल है कि एक ही फंक्शन के अंदर आपके पास जो पैरामीटर लिस्ट है उसमें से कुछ वेरिएबल्स बाय वैल्यू पास हो रहे हो और कुछ वेरिएबल बाय रेफरेंस पास हो रहे हो। डिफरेंस समझना आपके लिए ज़रूरी है। ये जो वैल्यू है बी की वेरिएबल की इस फंक्शन के फंक्शन नाम के fun के नाम के फंक्शन की बेसिकली ये अलाउ कर रहा है
कि आप जो हमारा कॉलिंग फंक्शन होगा उस कॉलिंग फंक्शन के एक्चुअल वे पैरामीटर को चेंज कर सके। और ये जो ए है ये बेसिकली उस कॉलिंग फंक्शन के एक्चुअल वेरिएबल को चेंज नहीं कर पाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के ऊपर डिफरेंट पैरामीटर्स की एक्सेप्टेंस करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है नहीं है कि आपके पास एक ही टाइप का हो, यानी पास बाय वैल्यू हो तो सारे पास बाय वैल्यू हों, या पास बाय रेफरेंस है तो तमाम पास बाय रेफरेंस हो रहे हों।